अच्छा जी। आज हमारी उर्दू लैंग्वेज की क्लास है। ठीक है, ओरिएंटेशन है। मेरा नाम ताहिर सरताज है। और हम ये ओबीओ का थर्ड बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पोस्ट रिजल्ट है। जो दिसंबर का रिजल्ट आया उसके बाद हमारा ये पहला बैच है। और ये उर्दू लैंग्वेज का है। एक बैच ऑलरेडी कल के दिन, कल की रात पे स्टार्ट हुआ है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का है। आप लोगों को जो मैसेज आएंगे वो उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के आएंगे। ठीक है। अगर आप उर्दू लेना चाहते हैं तो उर्दू को अटेंड कर लें, और अगर आप इंग्लिश को अटेंड करना चाहते हैं तो इंग्लिश वाले लिंक से ज्वाइन कर लें। ठीक है, आप कहीं भी क्लास लें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्लासेस जो है वो लाइव होंगी, रिकॉर्डेड नहीं होंगी। ठीक है। क्लासेस जो है वो लाइव होंगी, रिकॉर्डेड नहीं होंगी। सो एवरीवन शुड इंश्योर कि आपके पास जो है वो क्लास आप लोग लें। ठीक है ना, क्लास मिस करने का ना रखें। वैसे इसके बाद मार्च अटेम्प्ट, मार्च की रिजल्ट आई मीन मार्च की अटेम्प्ट के बाद भी एक बैच शुरू होगा, लेकिन वो थोड़ा लेट हो जाएगा। लेट इन दैट सेंस कि उसके बाद सिर्फ 2 ही महीने बचेंगे। वो तो तब भी जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रेशर रहता है। बहरहाल, दिस इज आइडियल टाइम कि हम अपना ओबीओ पे स्टार्ट कर लें। ओके एवरीवन, मेरा नाम ताहिर सरताज है। मैं ओबीयू पढ़ाता हूँ। ठीक है। और मैं फेलो मेंबर हूँ आई कैप का। आई एम फेलो मेंबर ऑफ ACCA एंड आई ऑल्सो डन सिमा। राइट, आई एम वर्किंग इन a finance company in Saudi. Okay. Okay, so ओके, व्हाट इज OBU? ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स जो है वो एक डिग्री दे रहा है जिसका नाम जिस जो बेसिकली बैचलर्स की डिग्री है। और ये इस वजह से दे रहा है क्योंकि ACC और OBU का एक कोलैबोरेशन है कि आप ACC के F1 से F9 की पेपर मुकम्मल करेंगे तो आप OBU कर सकते हैं। आप जो है वो BSc के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको F1 से F9 मुकम्मल किया हुआ होना लाजमी है। उसके बाद आपको थीसिस बनाना होगा, जो कि 7,000 से 7,500 वर्ड का होगा। इसके लिए लर्निंग स्टेटमेंट होगा कि जो कि 1,800 से 2,000 वर्ड्स के दरमियान होगा। और 3 छोटे छोटे और डॉक्यूमेंट है, जिसमें एक लिस्ट रेफरेंस है, एक एक्सेल की फाइल है, और एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है। सो ऑल इन ऑल टोटल 5 डॉक्यूमेंट हैं कि जो आपको OBU को सबमिट करने हैं 1 मई 2025 से 6 मई 2025 तक। ये पीरियड 50 है। इससे पहले 49 पीरियड्स मुकम्मल हो चुके हैं। OBU देने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट होती है, वो ये कि आपको एथिक्स मॉड्यूल मुकम्मल करना होता है, जिसकी लास्ट डेट इस अटेम्प्ट के लिए 21 मार्च 2025 है। अगर आपने मई की अटेम्प्ट देनी है तो 21 मार्च तक आपका OBU हुआ हुआ होना चाहिए। अगर आपने 21 मार्च के बाद जाके एथिक्स मॉड्यूल अगर किया तो फिर आप मई की अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे, फिर आप नवंबर की अटेम्प्ट देंगे। OBU की इस अटेम्प्ट की जो फीस है वो £520 है, कि जो आपको सबमिशन के टाइम पे देनी पड़ेगी। उससे पहले आपने कुछ नहीं देना। लोग एट टाइम्स परेशान हो रहे होते हैं कि सर इसकी रजिस्ट्रेशन के पैसे किसको देने हैं। किसी को नहीं देने। जिस वक्त थीसिस सबमिट करिएगा उसी वक्त दीजिएगा। उसी वक्त पोर्टल ओपन होगा, उसी वक्त रजिस्ट्रेशन होगी। ना तो पोर्टल पहले ओपन होता है, ना रजिस्ट्रेशन पहले होती है, ना ही पैसे किसी को देने होते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह कि ये इस अटेम्प्ट की फीस है। ठीक है, कमिंग अटेम्प्ट में क्या फीस आएगी नहीं पता। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो यकीनन आप सब लोगों को अब पता लगी गई होगी, वो ये कि OBU खत्म होने जा रहा है। सॉरी, मेरा मतलब है कि BSc खत्म होने जा रहा है, जो OBU ऑफर कर रहा है। और ये जो एग्रीमेंट है वो मई 26 के अंदर एंड होने जा रहा है। उसके बाद OBU कोई नहीं होगा। ठीक है। उससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं। मैंने पूरी 15 मिनट की एक लंबी चौड़ी एक वीडियो बनाई है। आप चाहें तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। अ, देखें मई 26 के बाद क्या होगा कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी तक ACC ने कोई अनाउंसमेंट की नहीं है। यहां तक कि आप उनसे पूछेंगे तो वो खुद भी नहीं कुछ बता पाएंगे। मैंने हेलन ब्रांड तक पूछा है कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं।
उन तक के पास अभी आंसर कोई नहीं है। इसका मतलब है वो कोई ना कोई या तो कोलैबोरेशन कर रहे होंगे, या कोशिश कर रहे होंगे, या कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। लेकिन ये जहन में रखिए कि जो पुराना कोलैबोरेशन है वो यूके के रेगुलेटर ने ब्रेक करवाया है, उसने खत्म करवाया है, ओबीओ ने नहीं खत्म किया। वो वजह ये थी कि उस चूंकि यूके में एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड है, और इस तरह की कोलैबोरेशन से उनका स्टैंडर्ड डाउन हो रहा था, तो उन्होंने ऐसी तमाम यूनिवर्सिटी जिनके ये सारे एग्रीमेंट्स थे उन सबको कहा है कि अब तुमने एग्रीमेंट खत्म करें। चूंकि इनका कोलैबोरेशन एक बहुत अरसे पुराना था, तो उनको कोलैबोरेशन करने के लिए उनको टाइम लाइन दी गई है कि भाई आप 2 4 5 साल ले लें और उसमें उसको खत्म करें। जिन्होंने ओबीओ नहीं किया, मेरी बड़ी आई मीन दिस इज माय दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ देम टू डू इट। ओबीयू का कोलेब्रेशन जब खत्म होगा उसके बाद क्या आएगा हमें नहीं पता। वो किस यूनिवर्सिटी का होगा हमें नहीं पता, उसकी क्या रिकग्निशन होगी हमें नहीं पता, उसकी क्या फीस होगी, वो डुएबल होगा या नहीं होगा, कोई पेपर तो नहीं देना पड़ जाएगा, इसका हमें सब पता है। ठीक है, ये जो बीएससी ऑफर हो रहा है ओबीयू की तरफ से, इसका हमें एक एक चीज पता है। इसका ए टू जी एक एक बंदे को एक एक चीज पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। इसकी रिकग्निशन क्या है हम सबको पता है, पैसा कितना है ये भी पता है, कितने टाइम में होता है ये भी पता है, कैसे होता है ये भी पता है। ठीक है, ये आसानी से हो जाएगा, मतलब इसका हमें पता है कि ये कैसे होगा, वो आएगा, वो क्या होगा, वो कैसे होगा, वो होगा या नहीं होगा, किसी को क्या पता। क्या किसी को पता है कि ये मतलब कि क्या आएगा और किस तरह आएगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग जिसके लिए जितना पॉसिबल हो सके वो इस 3 अटेम्प्ट में इसको कंप्लीट करें। ठीक है, और इसकी क्या जरूरत है, इसकी वजह यह है कि ये भाई बैचलर जो है वो आपको जॉब पे मांगा जाता है, वीजा की रिक्वायरमेंट में मांगा जाता है, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान से बाहर भी। इसकी रिकग्निशन दुनिया भर में है। देखें, इसकी 2 तरह की रिकग्निशन आपसे एक्सपेक्ट की जाएगी, मतलब जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। बैचलर या तो जॉब के लिए मांगा जाता है कि भाई बैचलर प्रोड्यूस करो, आपके पास बैचलर है ही नहीं, आप पाकिस्तान में हैं, तो आपको बैचलर करने के लिए एक मतलब पाकिस्तान में जिस भी यूनिवर्सिटी के पास जाएंगे आपको जितनी जल्दी ये दे रहे कोई भी नहीं देगा। पहले बीकॉम होता था 2 साल का, अब वो भी खत्म हो गया, वो उन्होंने उठा के 4 साल कर दिया। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि भाई लोग कहते हैं भाई बैचलर करने के बाद मास्टर्स भी करेंगे, तो कर लें, इसकी बेस पे आप दुनिया भर में मास्टर कर सकते हैं। अच्छा, इसकी रिकग्निशन जो है वो आपके पास, मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, लाइन है मेरे स्टूडेंट्स की जिन्होंने विद इन पाकिस्तान एंड आउट ऑफ पाकिस्तान दे हैव डन देयर मास्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस बीएससी। ठीक है, और ये पाकिस्तान में एचईसी की तरफ से रिकग्नाइज भी है। सही है, मैं क्वेश्चन एंड में लूंगा एक साथ। अच्छा, सो इसकी रिकग्निशन वर्ल्ड वाइड है, यहां तक कि ये यूएस में भी एक्सेप्टेबल है। मैंने खुद वेस्ट से इसकी, वेस्ट जो है वो कनाडा का और यूएस का जो है वो एक एजुकेशन इक्विवेलेंस प्रोवाइड करने का इदारा है। मैंने अपनी एजुकेशन वहां से इक्विवेलेंट करवाई है, और मुझे उन्होंने 16, मेरा एसीसी मेंबर था, और मैंने बीएससी की बेस पे इसको अप्लाई किया था, तो मुझे 4 ईयर इक्विवेलेंस मिली थी। ठीक है, वैसे खैर मेरे पास आईकैप का भी डॉक्यूमेंट था, आई मीन मैं वहाँ का भी मेंबर हूँ, मैंने सिमा भी किया हुआ है, मेरे को बहुत कुछ हुआ हुआ है, लेकिन 12 मैंने ये 2 करवाई थी, वरना पैसे लगते हैं। सो इन 2 को असेस करवा के जो मैंने, इन 2 को जो मैंने असेस करवा के लिया, तो 4 ईयर एक्सपीरियंस मिल गया था। इसकी वजह से आप यूएस तक में मास्टर कर सकते हैं, आपका एसीसी यूएस में एक्सेप्टेबल नहीं है, आई मीन रिकग्नाइज नहीं है, वहाँ सीपीए रिकग्नाइज होता है। ठीक है, क्योंकि वो उनकी लोकल क्वालिफिकेशन है। सही है, अब एसीसी की बेस पे लोग नौकरी कर लेते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं रिकग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बैचलर एज अ बैचलर यूएस में भी एक्सेप्टेबल है। तो भाई इसकी रिकग्निशन दुनिया भर में सब जगह है, सिवाय एक कंट्री के जहां मैं बैठा हूँ, और वो है सऊदीया। सऊदीया में इनके कान में कोई बोल के चला गया भाई कि ये जो आपकी डिग्री है ये तो इन्होंने जाके थोड़ी ली है, ये तो इन्होंने अपने मुल्क में बैठ के ली है। तो उन्होंने उठा के इसकी रिकग्निशन बंद कर दी थी अब से 6 या 7 साल पहले। और रीजन क्या दिया था, ये डिस्टेंस लर्निंग है। इनको बात जरा थोड़ा मुश्किल से समझ में आती है। उनको किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई इस तरह तो पूरा एसीसी डिस्टेंस लर्निंग है, वो आपने कौन सा यूके जाके की है।
तो डिस्टेंस लर्निंग इज नॉट समथिंग कि जो मतलब जिसकी वजह से आप किसी चीज को देखिए। आपको ओबीयू क्यों रिकग्नाइज कर रहा है, आपको क्या परेशानी है उसको कि आपको रिकग्निशन दे रहा है? क्योंकि जो कोर्स कंटेंट आप अपना F1 से F9 का पढ़ के आते हैं, वो पूरे का पूरा कोर्स कंटेंट जो है वो आपका उन्हीं की कोर्स कंटेंट से मैच हो रहा है। और जहां मैच नहीं होता वहां आए दिन जो है वो आपका इसी से कोर्स रिवीजन करता रहता है। सो इसका कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आपके पास जो है वो सिर्फ रिकग्निशन इसलिए मिल, अच्छा जो आपने नहीं किया वो क्या नहीं किया, वो आपने थीसिस नहीं बनाया, तो वो थीसिस आपसे बनवा रहे हैं। तो कोई अगर आपको ये बोले कि यार इसकी क्या वैल्यू है, ये तो आपको ऐसे ही फ्री फंड में मिल जाती है, तो उसको आप जवाब देने के अब काबिल हो सकते हैं मेरे ख्याल में। ये मैंने थोड़ा सा टाइम इसलिए लगाया ताकि बहुत सारे लोग एब्सेंट बर्ड्स हैं। लोग अभी भी सोच रहे हैं, मैं बहुत सारे ग्रुप्स पढ़ता हूँ, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो मैसेजेस पढ़ के कि अच्छा बहुत सारे लोगों को यही पता है कि अगली यूनिवर्सिटी कौन सी आ रही है मई 26 के बाद। मैंने यकीन माने, मैंने भी किसी मैसेज पढ़ा है कि वहां कह रहे हैं नॉटिंघम पता नहीं किससे एसीसी वाले कोलैबोरेशन कर रहे हैं। वो भाई एसीसी वाले को खुद को तो पता नहीं है कि वो किससे कोलैबोरेशन कर रहा है, आपको किससे बता दिया? क्या एसीसी ने ऑफिशियली किसी को बताया है? क्या एसीसी की कहीं ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई है? मेरे ख्याल में जितना एसीसी से क्लोज इस वक्त मैं चल रहा हूँ, कोई भी नहीं चल रहा होगा। मैं पिछले 8 साल से उनकी काउंसिल में बैठा हूँ, आई मीन पैनल में बैठा हूँ, नॉट काउंसिल। ठीक है। मैं उनके साथ क्लोज हूँ, मेरा आई डोंट थिंक कि कोई और होगा। और मेरी डायरेक्ट उनके ऑफिशियल से बात होती रहती है। कोई कोलेब्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। दे आर ट्राइंग। और जो भी मालूमात है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो यूके की हद तक महदूद है इस वक्त। कहीं किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। जब मैंने आपको ये कहा कि मैंने हेलन ब्रांड तक से पूछा है, अब इससे आगे और क्या रह जाता है? ठीक है। ओके। ओबीयू F1 से F9 करने के बाद होता है। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओबीयू एसीसी के पहले पेपर के 10 साल के अंदर अंदर करना होता है। यानी कि अगर आपने 2022 में पहला पेपर दिया था तो आपके 10 साल गुजर गए। अब आप ओबीयू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अनलेस एंड अनटिल, कि आप एसीसी के मेंबर हो। अगर एसीसी के मेंबर हैं तो कर सकते हैं। या फिर आपने आज से पिछले 5 साल में कोई एसीसी के 3 पेपर क्लियर किए हैं। अगर ये दोनों चीजें की हैं तो फिर आप ओबीयू कर सकते हैं। ठीक है। आज से पिछले 5 साल में आपने एसीसी के कोई 3 पेपर क्लियर किए हैं। ओके। सो ओबीयू आपको 10 साल में करना है। अगर क्रॉस हो गए तो या तो मेंबर हो या पिछले 5 साल में एसीसी के कोई 3 पेपर क्लियर किए, तो फिर आप कर सकते हैं। अच्छा। ओबीयू में आपके पास दो, मैंने आपको 5 डॉक्यूमेंट बताए हैं ना। इसमें सबसे ऊपर पहले मैंने आपको बताया रिपोर्ट। रिपोर्ट में 3 तरह के ग्रेड होते हैं, ए, बी और सी। एसी से ये रिपोर्ट का ग्रेड और आपके F4 से F9 के एवरेज मार्क्स ये बताते हैं कि आपकी डिवीजन क्या बनेगी। आपके सामने एक पूरा टेबल आ रहा है, आप देख सकते हैं इस टेबल को। ठीक है। अ, आप देख सकते हैं कि ओबीयू जो एसीसी के F4 से F9 के एवरेज मार्क्स अगर आपके 50 से लेके 52 है। अब आप सबसे नीचे देखें। अब आप रिपोर्ट में ए लें, बी लें या सी लें, आपको थर्ड डिवीजन ही मिलेगी। ये थर्ड क्लास ऑफ डिग्री ही मिलेगी। ये क्लास ऑफ डिग्री है। ठीक है। और यहाँ जो, अच्छा इन क्लास ऑफ डिग्री को हम डिविजन्स भी कह सकते हैं। ठीक है। वो थर्ड क्लास बोलते हुए जरा बुरा लगता है, तो इसको हम डिवीजन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। सबसे ऊपर देखें तो 68 एंड अबव है F4 से F9 के एवरेज मार्क्स। अब रिपोर्ट में ए लें, बी लें या सी लें, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्स्ट डिवीजन मिलेगी। और आपके पास जो है ये 52 से लेकर 68 के दरम्यान एक पूरा लंबा चौड़ा एक टेबल दिया हुआ है। आप यकीनन कहीं ना कहीं तो फॉलो करते होंगे। ठीक है। और जो भी राउंडिंग ऑफ के वो है ना, क्या नाम है, कानून मैथमेटिक्स में, वो तमाम इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 52.5 पे हूँ तो वो क्या काउंट होगा? वो 53 काउंट होगा। ठीक है। 52.4 होगा तो यकीनन वो 52 ही काउंट होगा। बल्कि सॉरी, इसमें तो राउंडिंग आपका फॉर्मूला लगता है। मतलब ये कि अगर आपका 52.2 या 3 या वट जो भी है वो अगले में ही काउंट होता है। राउंडिंग अप का फॉर्मूला काउंट होता है। ठीक है। अब आ जाए आप टॉपिक्स पे। ओबीयू के टोटल 15 टॉपिक्स हैं। ठीक है। इन 15 में से कोई एक भी टॉपिक आप ले सकते हैं।
और किसी एक टॉपिक को लेके फिर आपने उसकी कंपनी पिक करनी है और उसके ऊपर काम करना है। अच्छा, मैं इन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले उन टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूंगा कि भाई आपके पास जो ये टॉपिक है, इस पे दो तरह के इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। मतलब कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जिनके लिए इंफॉर्मेशन के लिए आपको इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसे हम प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंटरव्यू, क्वेश्चनर एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कि प्लांट की ऑब्जर्वेशन, कंपनी की ऑब्जर्वेशन, इस तरह की बात है, ठीक है। सही है। सो और कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जहां इंफॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स और वेबसाइट इनसे ही मिल जाएगी। जिन टॉपिक्स पे आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह से इंफॉर्मेशन मिलेगी वो लेना आसान है, मतलब उस पे काम करना जो है इजी है, सही मतलब घर में बैठे बैठे काम कर लेंगे। वरना कौन बैठ के कंपनी के अंदर कोई जुगाड़ निकाले, पहले कौन कोई जानने वाला निकले, फिर उसके थ्रू आप ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाएं और ये सारी चीजें, तो बड़ी फटीग्स हैं। खैर एनीवेज, मूव ऑन। टॉपिक वन, एनालाइज एंड evaluate the impact on the business and financial performance of an organization of an aspect of organization performance management system। यहाँ आपने एनालिसिस करना है, वैल्यूएशन करनी है किस चीज की? आपने वैल्यूएशन करनी है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या हो सकता है भाई? कोई कोई इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो, कोई बजटी कंट्रोल सिस्टम हो, कोई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला सिस्टम हो, ठीक है। इस तरह के आपने कोई कोई अपने यहाँ, यानी कि बजट वर्सेस एक्चुअल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्सेस एक्चुअल प्राइस पर यूनिट, इस तरह की मतलब कोई कोई आप चीजें जो है लेके डाल सकते हैं। सही है। सो बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए अगर आपको कोई बॉर्डर, यानी कि एनालिसिस कौन सा करना है, बिजनेस और फाइनेंशियल, किस चीज का? आपके ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। अब ये जो चीज है ये बगैर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो डेफिनेटली हमें प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। टॉपिक टू, एनालाइज एंड evaluate द impact पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ एन इंटरनल डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ऑन द ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपने एनालाइज करना है, evaluate करना है इम्पैक्ट, कौन सा इम्पैक्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी इम्पैक्ट है, कि जो ऑर्गेनाइजेशन का डिजिटल या टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन का जो जो है, आपने उसको लेके evaluate करना है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने किसी किस्म का कोई कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किया है, मतलब कोई कोई सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया है कस्टमर्स के लिए, सप्लायर के लिए, ठीक है। कोई कोई चीज़ आपने ऑटोमेट कर दी है, उसका इम्पैक्ट मांग रहा है कि पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, उसको वैल्यूएट करें। अब इसके लिए भी आपको कंपनी की इंटरनल इन्फॉर्मेशन की एक्सेस की जरूरत है, वरना आपको क्या पता कि क्या इम्पैक्ट आया और क्या नहीं आया। टॉपिक थ्री, एनालाइज एंड evaluate द impact ऑन द financial performance of an organization of a recent change imposed by regulatory environment, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की इस चीज का अगर कोई कोई रीसेंट चेंज जो आया है, कोई कोई रेगुलेटरी कोई चेंज आया है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई टैक्स लॉ में कोई चेंज आया है, कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक गाइडलाइंस, या कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई कोई रेगुलेशंस चेंज हुई हैं, या फिर आपके पास जो है वो क्या नाम है, इवन ये कि कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी कोई चेंज आया है, तो आप उसको भी लेके evaluate यहाँ पे कर सकते हैं। Topic 4, analyze and evaluate the business and financial performance of an organization which has performed exceptionally well. I repeat, analyze and evaluate the business and financial performance of an organization which has performed exceptionally poorly over 3 years period, with a critical analysis of the reasons for its difficulties। आपने एनालिसिस करना है, वैल्यूएशन करनी है किस चीज़ की? ऑर्गेनाइजेशन के एक्सेप्शनली पुअर परफॉर्मेंस को आपने वैल्यूएट करना है। पुअर मतलब, देखें, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम किस ऑर्गेनाइजेशन को ये कहेंगे कि भाई ये इसने एक्सेप्शनली पुअर परफॉर्म किया है। आपने बहरहाल आपने एनालिसिस करना है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का कि जिसने एक्सेप्शनली पुअर परफॉर्मेंस की है। कितने सालों की? 3 साल की परफॉर्मेंस को आपने वैल्यूएट करके बताना है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये नहीं, आपको उसके रीजन भी बताने हैं कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों है, क्या वजह थी कि जिसकी वजह से उसने एक्सेप्शनली पुअर परफॉर्म किया।
अच्छा, मैं आपको कुछ रेशोज बताता हूँ और कुछ आपको मैं देता हूँ, बताता हूँ कि भाई कि ये चीजें आपकी अगर बहुत बुरी तरह गिरेंगी तो आप इस कंपनी का एक आइडिया ले सकते हैं कि हाँ ये एक्सेप्शनली पुअर होगी। सो मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूँ, प्लीज नोट करें। पेन या कोई भी चीज अपने सामने रखें और लिखें जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। सेल्स, सेल्स जीपी मार्जिन, सेल्स जीपी मार्जिन, एनपी मार्जिन, सेल्स जीपी मार्जिन, एनपी मार्जिन, सेल्स जीपी मार्जिन, एनपी मार्जिन, मार्केट प्राइस, अर्निंग पर शेयर, market price, earning per share, and return on capital employed. Sales, GP margin, NP margin, market price, earning per share, return on capital employed. ठीक है। सो ये छह चीजें आपने किसी भी कंपनी की चेक करनी है अगर वो बहुत बुरी तरह गिर रही हैं। जैसा फॉर एग्जांपल है कि सेल्स पिछले 3 सालों में 25% तक डिक्लाइन हो गई है, और ये एनुअली, ये नहीं कि एक साल बढ़ गई एक साल गिर गई, कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो। एनपी मार्जिन पहले था 10, फिर वो हुआ 5, और फिर वो हो गया 2। एक्सेप्शनली पुअर, यस। इसी तरह ईपीएस डिक्लाइन हो रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्लाइन हो रहा है। अच्छा, इनमें भी जो है ना, इन पांच छह की छह चीजों में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो दो होती है, एक सेल्स होती है और एक एनपी मार्जिन होता है। एक सेल्स होता है और एक एनपी मार्जिन होता है। सही है भाई। एक सेल्स होता है और एक एनपी मार्जिन होता है, ठीक है। सो क्या बता रहा था? हाँ, एक सेल्स होता है और एक एनपी मार्जिन होता है, ठीक है। अगर आपकी सेल्स गिर रही है तो, और आपका एनपी मार्जिन गिर रहा है, तो इसकी बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, असल में बात ये है कि एनपी मार्जिन जो है ना, ये बड़ा जबरदस्त रेशो है। क्योंकि एनपी मार्जिन अगर गिरेगा तो अर्निंग भी गिरेगी, यानी कि ईपीएस भी गिरेगा। ईपीएस गिरेगा तो मार्केट प्राइस भी गिरेगी। और अगर इतना सब कुछ गिर रहा होगा तो डेफिनेटली आपका रॉस तो गिर ही रहा होगा। तो आपका एनपी मार्जिन जो है ना, ये आपके सारे रेशो से कनेक्टेड होता है, जो मैंने भी आपको लिखवाए हैं। ये हो सकता है कि जीपी बढ़ रहा हो या जीपी कंसिस्टेंट हो, लेकिन एनपी गिर रहा है, बाकी सारे भी गिर रहे हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये छः के छः जो है वो आपके बुरे ही हो, कोई एक आधा आपका अच्छा भी हो सकता है। तो डिसीजन आपने मेजोरिटी की बेस पे लेना है। सही है। अच्छा, टॉपिक 4 है आपका एक्सेप्शनली पुअर, जबकि 5 जो है ना वो बिल्कुल इसका उलट है। समझ में आ गया टॉपिक 4 के भाई, कि बहुत बुरी तरह रेशियोज अगर डिक्लाइन करेंगे तो फिर ऐसी कंपनी को आप एक्सेप्शनली पुअर कर। अच्छा, दूसरा है कि वर्ड क्या यूज हो रहा है, एक्सेप्शनली पुअर। एक्सेप्शन वो होता है कि जो किसी और के साथ नहीं होता, यानी कि आप ही बुरे हैं, कोई और बुरा नहीं है। यानी कि जो आपका कंपेटिटर है वो अच्छा होना चाहिए या वो आपसे बेहतर होना चाहिए। मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस अगर डाउन हो रही है तो भाई कंपेटिटर थोड़ी डाउन होगा। क्योंकि अगर आप भी डाउन है, कंपेटिटर भी डाउन है, तो फिर तो इसका मतलब पूरी इंडस्ट्री डाउन है ना। तो एक्सेप्शनली पुअर तो ना हुआ ना फिर। एक्सेप्शन किसको कहता है? एक्सेप्शन वो होता है कि जो सिर्फ आपके साथ होता है, कंपेटिटर के साथ नहीं होता। ओके। अच्छा, अब आ जाए टॉपिक 5 पे। टॉपिक 5 टॉपिक 4 का बिल्कुल उलट है। पढ़ लेते हैं। एनालाइज एंड एवेलुएट द बिजनेस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ
एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल ओवर 3 ईयर पीरियड, क्या है वेल, पुअर नहीं, ऊपर पुअर था, ओवर 3 ईयर्स पीरियड विद क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द रीजंस फॉर इट्स सक्सेस। मतलब देखें, आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अप हो रही है, बढ़ रही है, आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ रही है एक्सेप्शनली वेल, आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ रही है एक्सेप्शनली वेल, यानी कि सेल्स बढ़ रही है, एनपी मार्जिन बढ़ रहा है, ये बाकी रेशियोज बढ़ रहे हैं एक्सेप्शनली वेल। और अगेन हमने किसको चेक करना है, पहले दो को, सेल्स को और एनपी मार्जिन को। एनपी मार्जिन बढ़ेगा तो बाकी रेशियोज भी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। ठीक है। सो ये है आपका टॉपिक नंबर 5। अब आ जाए आप टॉपिक नंबर 6 पे। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, 99.9% बच्चा यही दो टॉपिक लेता है, क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस है ना। देखें, कुछ बच्चे वो होते हैं कि मैंने रिसर्च करनी है, मैंने कोई ऐसी चीज लेनी है जो कोई और ना ले, मतलब मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। बेटा आपका पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर डिग्री लेने का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास और बहुत सारे काम भी है करने को, जो कि एसीसी की स्टडीज है, आपकी जॉब है, और भी बहुत सारे काम होते हैं लोगों को। तो पहला फोकस अब तक डिग्री लेने की हद तक ही रखे, ठीक है। तो ये रिसर्च जो है जिंदगी भर चलती रहती है। टॉपिक 6, टॉपिक 6 है एनालाइज एंड एवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ की फैक्टर्स दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन। मैं इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये डिस्करेज कर रहा हूँ कि बाकी टॉपिक नहीं ले सकते, ले सकते, बिल्कुल ले सकते, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा बच्चा जो है यही टॉपिक लेता है, क्योंकि उसको रिजल्ट चाहिए होता है, ठीक है ना। टॉपिक 6, एनालाइज एंड evaluate द इफेक्टिवनेस ऑफ की फैक्टर दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको ऐसे फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना है जिसका एम्प्लॉय के ऊपर इम्पैक्ट है, ठीक है। ऐसे कौन से की फैक्टर्स हैं? देखिए क्या की फैक्टर हो सकता है भाई, वर्किंग एनवायरनमेंट की फैक्टर हो सकता है, पे आपका एक की फैक्टर हो सकता है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट आपका की फैक्टर हो सकता है, ठीक है, चैलेंजिंग वर्क मिलता है कि नहीं, रिकग्निशन मिलती, बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपका की फैक्टर हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी इंटरनल इंफॉर्मेशन होना लाजमी है। टॉपिक 7, research an organization that has undergone a major change, analyze and evaluate whether the change has a positive impact on business and financial performance। आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करना है कि जिसने, जहाँ कोई मेजर चेंज हुआ है, मेजर चेंज का मतलब कोई मर्जर एक्विजिशन हुआ है, कोई स्पिन ऑफ हुआ है, कोई डी मर्जर हुआ है, सही है, एक्विजिशन है, मर्जर है, अमलगमेशन है, कुछ भी है, सही है। तो ये चीजें आपके पास टॉपिक 7 में कवर होंगी। टॉपिक 8, एनालाइज एंड evaluate the business and financial performance of an organization which has performed business financial performance over 3 years period of an organization which has performed, sorry, analyze and evaluate the business and financial performance over 3 years period of an organization operating in a sector that has faced strategic and operational challenges with an emphasis on how management has addressed these challenges, ठीक है। तो हमें एक अगेन यहाँ भी फाइनेंशियल एनालिसिस ये है, लेकिन ये कि एक ऐसी कंपनी का है जिसका, जिसको कोई स्ट्रेटेजिक या ऑपरेशन चैलेंजेस फेस हुए हो। ओके। तो आप पहले बात तो ये कि इस टॉपिक के लिए आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ के लेकर आएंगे जिसका आपने, करना तो फाइनेंशियल एनालिसिस है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वो होगी कि जिसको ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक दोनों चैलेंजेस फेस हो रहे हो। अब पहले समझे कि स्ट्रेटेजिक किसको कहते हैं। आप इंपोर्ट बेसिस से गवर्नमेंट ने उठा के इंपोर्ट की ड्यूटी बढ़ा दी, आप इंपोर्ट बेसिस से गवर्नमेंट ने उठा के इंपोर्ट ही बैन कर दी, गोइंग कंजम्पशन आ जाएगा, हाँ। टैक्स इतना ज्यादा बढ़ गया कि बिजनेस करना ही वायबल नहीं रहा, और स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, बिल्कुल है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस की एग्जांपल है। अब ऑपरेशनल क्या होगा?
भाई हमें जो है वो क्या नाम है, सप्लायर से वो चीज़ें नहीं मिल रही जो हमें, मतलब हमारी डिजायर्ड जो चीज़ें हैं वो नहीं आ रही हैं। या कैपेसिटी की लिमिटेशन है, प्लांट कैपेसिटी की एक लिमिटेशन है, बहुत सारे ऑर्डर्स मना करने पड़ रहे हैं। चेंज विद इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक डिसीजन, अगर आपके यहाँ कोई चेंज हुआ है तो आप उसको लेके यहाँ पर इवेलुएट करेंगे। अगर आपके यहाँ कोई चेंज हुआ है तो उसको लेके आपने यहाँ पे इवेलुएट करना है। चेंज क्या हो सकता है भाई, मिडिल लेवल मैनेजमेंट उड़ा दी। अच्छा जी, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 9 तक हमने कर लिए थे, राइट? आए अब हम 10वां भी कर लेते हैं जी। हाउ मेनी डू वे? 26। ओके, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। आई बिलीव वी शुड स्टार्ट नाउ, इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। ओके, सो वी हैव, हमने 10 तक 9 तक हमने डिस्कस कर लिया था। 10th को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, 10th है आपके पास के एनालाइज एंड एवेलुएट द यूज ऑफ। अच्छा, 9 को कर लेते हैं। 9 है एनालाइज एंड एवेलुएट द मैनेजमेंट ऑफ अ चेंज विद इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक डिसीजन। आपके यहाँ अगर कोई चेंज हुआ है, चेंज मतलब कि किसी किस्म का कोई व्हाट डू वी कॉल इट, कोई डी लेयरिंग हुई है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, या आप कहीं कोई, आपने कोई 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 नई चीजें लेकर आए हैं, कोई नया सिस्टम लेकर आए हैं, कोई चेंज अपने यहाँ एचआर रिलेटेड कोई चेंज लेकर आए हैं, कोई पॉलिसीज में चेंज लेकर आए हैं, कोई आपने जो है वो क्या नाम है गोल्डन हैंडशेक वगैरह इंट्रोड्यूस किया, तो कोई भी चेंज अगर आपके यहाँ है तो उसको आपको लेके यहाँ पे डालना मतलब उसको आपको यहाँ पे लेके डिस्कस करना होगा। सो जो ये रिजल्ट, ये जो चेंज है, ये आपने लेके यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है ना? तो अगेन इसके लिए भी आपको प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। टॉपिक नंबर 10, एनालाइज एंड evaluate द यूज ऑफ नॉन फाइनेंशियल metrics इन द मैनेजमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने कोई नॉन फाइनेंशियल मेट्रिक्स अगर इस्तेमाल की है तो आप उसको लेके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नॉन फाइनेंशियल मेट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जैसा नॉन फाइनेंशियल मेट्रिक्स आपके पास क्या हो सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई सस्टेनेबिलिटी, कुछ सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स हैं आपके पास जो आपने लिए हैं, ठीक है? तो उसको लेके आप इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से कोई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कोई इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल CO2 इमिशंस हैं, ठीक है? इस तरह की चीज़ों को आप लेके इवेलुएट कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आपके पास है जो कि नॉन फाइनेंशियल है, या रिस्क मैनेजमेंट के बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं, उसको लेके इवेलुएट करने की ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। फिर है आपके पास टॉपिक नंबर 11। 11 है एनालाइज एंड evaluate हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मैनेज द यूज ऑफ डेटा टू इन्फॉर्म बिजनेस परफॉर्मेंस एंड अचीव स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। ठीक है, कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन टू द एथिक्स ऑफ हाउ द एथिक्स ऑफ द डेटा कैन बी यूज, हाउ द एथिक्स ऑफ द डेटा यूज इज मैनेज। यानी कि देखें, आपको आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, डेटा इस्तेमाल हो रहा है। तो उसने ये टॉपिक इस बात पे रखा है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा को एवेलुएट किया है तो वो किस तरीके से किया है, उसको इस्तेमाल किया है तो कितना उसको फायदा हुआ है, उस बात को लेके एवेलुएट कीजिए, ठीक है? और एथिक्स, आपने ये लाजमी रखना है कि भाई एथिकल, मतलब कि कंपनी क्या एथिकली वो थी, एथिकली ओके थी, मतलब डेटा को इस्तेमाल करते हुए, सही है? सो अगर जैसे फॉर एग्जांपल आज का सबसे ज्यादा डेटा किससे लिया जाता है, सर्च इंजन से या सोशल मीडिया की कंपनी से, कि भाई आजकल लोग आके क्या सर्च कर रहे हैं, सही है? तो अगर आपके पास डेटा का इस तरह इवेल्युएशन पॉसिबल है तो आप लेके इवेलुएट करें इसको, ठीक है? ओके, नाउ टॉपिक नंबर 12, एनालाइज एंड evaluate द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एक्सपेक्ट ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके यहाँ कोई कंट्रोल इन्वायरमेंट को लेके इवेलुएशन अगर है तो वो बताएं। यानी कि मतलब ये इस बात की इवेल्यूशन है कि आपके यहाँ कंट्रोल इन्वायरमेंट कितना इफेक्टिव है,
अब कंट्रोल एनवायरनमेंट किन डिपार्टमेंट्स की वजह से हो सकता है? इंटरनल ऑडिट की वजह से हो सकता है, कंप्लायंस की वजह से हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट की वजह से हो सकता है, फाइनेंस वालों की तरफ से होता है, कोई गवर्नेंस का कोई डिपार्टमेंट है तो उनकी तरफ से हो सकता है, कि जिनका काम जो है ना वो कंट्रोल करने का होता है, जो सपोर्ट रोल के होते हैं लेकिन उनका काम कंट्रोल करने का होता है चीज़ों को। सही है। टॉपिक 13, रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिकग्नाइज्ड एज हैविंग पुअर एथिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, एनालाइज एंड इवैल्यूएट द रीजन फॉर द पुअर एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस एंड द इम्पैक्ट दिस हैज ऑन आइडेंटिफाइड स्टेक होल्डर ग्रुप। टॉपिक 13 ये है कि आपने एनालाइज करना है, एवेलुएट करना है किस चीज़ को? इस बात को एवेलुएट करना है, सॉरी, आपने एवेलुएट करना है पुअर एथिकल प्रैक्टिस। आजकल कॉर्पोरेट एंटिटीज के ऊपर ये बहुत ठीक ठाक किस्म का चार्ज लग रहा है कि वो जो है वो अपने पास पुअर एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही हैं। मैं अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताऊंगा तो शायद आपको यकीन भी नहीं आएगा कि ये इन सारे कामों में इन्वॉल्व है। स्टार्टिंग फ्रॉम नेस्ले, नेस्ले के ऊपर बहुत ठीक ठाक किस्म के चार्जेस हैं। सैमसंग, अगर आपको याद हो तो सैमसंग का नोट 7 एक वक्त में फटता था और लोगों को जहाज से उतार लिया जाता था। ऐसा ही है। इसी तरह नाइकी हो गया, पूमा वाले हो गए, केएफसी, मैकडोनल्ड, हार्डीज, मतलब इन सब के ऊपर एथिकल प्रैक्टिसेस के इश्यूज है। ठीक है। अब ये क्या इश्यूज है ये तो खैर आप गूगल करके भी देख सकते हैं, लेकिन बहरहाल है। तो इस चीज को लेके एवेलुएट करना है। ठीक है। और टॉपिक 14 जो है वो 13 का बिल्कुल रिवर्स है। वहाँ पुअर वाला था, यहाँ पे स्ट्रांग वाला है। सही है। और टॉपिक 15 क्या है? टॉपिक 15 है एनालाइज एंड एवेलुएट द इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल एंड बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन वन ऑफ द फंक्शनल एरिया। अगर आपके यहाँ कोई, आपने किसी फंक्शनल एरिया में अगर कोई अपनी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है तो आप उस स्ट्रेटजी को लेके यहाँ पर इवेलुएट करेंगे। अब स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? देखिए, स्ट्रेटजी जो आपके यहाँ आई है वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने ऑपरेशन की स्ट्रेटजी बड़ी ज़बरदस्त बनाई है, आपने अपने ऑडिट की स्ट्रेटजी बड़ी ज़बरदस्त बनाई है, आपने अपने यहाँ जो है वो क्या नाम है, किसी भी और डिपार्टमेंट के लिए एचआर की स्ट्रेटजी बड़ी ज़बरदस्त बनाई है, तो कोई भी डिपार्टमेंट की स्ट्रेटजी जो आपको लगता है कि आप एवेलुएट कर सकते हैं, लिख डाल दें। तो भाई ये टोटल 15 टॉपिक हैं। ये जारी बात है, इसके लिए प्राइमरी सोर्स चाहिए होगी। खैर, ये टोटल 15 टॉपिक हैं आपके पास। सही है। तो मैंने काफ़ी तफसील से लेकर डिस्कस कर ली है। अच्छा, अब एक बात और सुने। देखें, ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक के इसमें जो टॉपिक 4, 5 और टॉपिक 8 है ना, इन तीनों के लिए आपको कंपनी के साथ साथ कंपेटिटर भी लेना है। सही है। क्या आपकी वॉइस, क्या वो मेरी वॉइस को भाई, आपकी वॉइस के अलावा और शोर हो रहा है फ्रॉम योर माइक? मेरे यहाँ से कोई शोर हो रहा है? क्या शोर हो रहा है? आवाज आ रही है? ये मैं तो कमरे में अकेले ही बैठा हूँ भाई। ओके। आई होप कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। अब क्लियर होगी? अब क्लियर है? ओके। क्लियर। आपने कंपनी के साथ साथ कंपेटिटर भी लेना है। कंपेटिटर को लेने के रूल्स हैं। वो रूल क्या है? कंपनी के साथ साथ आप कंपेटिटर लेंगे, कंपेटिटर लेने के रूल्स क्या है? कंपेटिटर सबसे पहले आपकी सेम कंट्री का होगा। अगर कंट्री सेम नहीं है तो कम से कम करेंसी जरूर सेम हो। मतलब, देखें, अगर यूएस की कंपनी है तो यूएस का ही कंपेटिटर। अगर यूएस, वो करेंसी कम से कम डॉलर हो, जो भी मुल्क की है। जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं कि जो अपने यूके वगैरह में इनकॉर्पोरेटेड होती हैं, उनके हेड ऑफिस वहाँ होते हैं, लेकिन वो अपने रिजल्ट जो है वो डॉलर में भी पब्लिश करते हैं। ठीक है। तो कंट्री अगर सेम नहीं है तो कम से कम करेंसी जरूर सेम हो। और तीसरा कानून ये है कि आपके सेल और टोटल एसेट में 40% से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। आपके सेल में और टोटल एसेट में 40% ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए।
आपकी सेल में और टोटल एसेट में 40% ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपकी सेल अगर 100 है तो कंपटीटर की सेल 60 से नीचे ना हो, यानी कि जो डिफरेंस है वो 40 से ऊपर ना हो, ठीक है। इसी तरह आपकी जो टोटल एसेट है, इसी तरह उसके अंदर भी अगर आपका 100 है तो कंपटीटर 60 नहीं, यानी कि एक्चुअल में मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं किसी बहुत बड़ी कंपनी को किसी बहुत छोटी कंपनी से कंपेयर नहीं करने देना चाहता, ठीक है। मैं किसी बहुत बड़ी कंपनी को किसी बहुत छोटी कंपनी से कंपेयर नहीं करने देना चाहता, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट के आप ये कानून अपने पास जरूर अप्लाई करें, सही है। इसके बाद है 90 डे रूल। ये हो गया भाई, यहाँ तो आ गया कि आपने कंपेरेटर कैसे लेना है। इसके बाद जो अगला है वो है 90 डे रूल। 90 डे रूल क्या है, ओबीओ ने एक 90 दिन का कानून दिया है। सबमिशन, ये बड़ा गौर से सुनिएगा, सबमिशन डेट से 90 दिन पीछे करें, 90 डेज बैक करें। हमारी सबमिशन कब है भाई, हमारी सबमिशन है 1 मई को। 1 मई से 90 दिन पीछे कर लें। 90 दिन पीछे करेंगे तो क्या डेट बनेगी भाई, आपके पास डेट बनेगी कोई अराउंड 1 फरवरी 2025, रफली। अगर आप 1 मई से 90 दिन पीछे करें तो तकरीबन यही बनती है, 1 फरवरी 2025। 1 फेब 2025 को जो भी लेटेस्ट फाइनेंशियल अवेलेबल आपने वो लेने हैं, ठीक है। अब वो कंपनी इसके जिनका ईयर एंड जून है, तो जून वाला तो फाइनेंशियल पब्लिश कर चुका होगा ना, जब तो जून 24 में। और अब जबकि हम मतलब 1 फेब की बात कर रहे हैं तो दरमियान में 7 महीने हैं, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल पब्लिश हो चुके होंगे, ओके। सो जिनका जून है उनका तो आपके पास फाइनेंशियल अवेलेबल होंगे जून 24 के। तो जून के जो अगर आपका ईयर एंड है तो फिर जरिए बात आपके लेटेस्ट, हमें 3 साल चाहिए बेसिकली। तो तीन तीन क्या होंगे, जून 24, जून 23 और जून 22, सही है। लेकिन जिनका दिसंबर ईयर एंड है उनका दिसंबर 24 क्या 1 फरवरी 2025 तक आ जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि दिसंबर 24 में और 1 फरवरी 2025 में तकरीबन एक ही महीने का फर्क है, ठीक है। तो उतनी देर में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पब्लिश हो जाना ये बहुत मुश्किल होता है। सो हम, अब जाहिर बात है वैसे भी अब सिर्फ 11-12 दिन ही रह गए 1 फरवरी में। तो 1 फरवरी तक आप देख लीजिएगा क्या, वैसे 90% केसेस में दिसंबर 24 जो है वो 1 फरवरी तक नहीं आता, लेकिन अगर बहुत बुरी किस्मत हो तो आ भी जाता है, ठीक है। लेकिन 99% केसेस में नहीं आता, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर आप जो लास्ट ईयर है उसके हिसाब से लेंगे। लास्ट ईयर मतलब दिसंबर 23, दिसंबर 22 और दिसंबर 21, क्योंकि 24 तो वैसे ही 1 फेब के बाद जाकर आएगा। 1 फेब के बाद आएगा तो हम नहीं लेंगे, 1 फेब के बाद आएगा तो हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ओपीओ में रिलैक्सेशन दी है, तो ये 90 डे रूल है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। कंट्रीज पे, कि आपने कौन कौन से कंट्रीज जो है वो सिलेक्ट करने हैं। देखिए जो कंट्रीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं वो आपका यूरोप होगा। जिन कंट्रीज की कंपनीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए। कौन कौन सी है, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, ठीक है। आपने इन कंट्रीज के अलावा कोई और कंट्रीज पिक नहीं करने, ठीक है। वजह, बाकी कंट्रीज के ऊपर कम इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। इंफॉर्मेशन मतलब न्यूज़पेपर आर्टिकल, इनके ऊपर इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। सो ये मेरी एक इंतहाई सिंसियर एडवाइस है। पाकिस्तान की कंपनी, पाकिस्तान में कितने न्यूज़पेपर हैं कि जो लिखते हैं, हार्डली कोई दो चार मिलेंगे मैक्सिमम। वो भी आपकी कंपनी के ऊपर लिखेंगे, ये कौन सी गारंटी है। तो ये तो, जबकि इन कंट्रीज में जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके ऊपर आपको एनालिसिस का कोई इशू नहीं होता, बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आपने यही कंपनीज, यही कंट्रीज आपने पिक करना है, ठीक है। ऊपर मेरा प्रीवियस अटेम्प्ट के रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है और राइट साइड पे नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स है। लास्ट अटेम्प्ट में इट वाज 80 इन टोटल, 78 पास हुए थे, उससे पहले 82 थे, 80 हुए हैं। उससे पहले 142 टोटल थे, 138 पास हुए हैं, और उससे नीचे आकर पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। तो बच्चा अमूमन निकल ही जाता है, कुछ तो मुश्किल होता नहीं है वैसे।
सही है। ओके, दैट्स इट एंड दैट्स ऑल फ्रॉम द ओरिएंटेशन साइड। आप पूछे, किसी को कोई सवाल है तो पूछे। ज्यादातर लोग यूएस बेस्ड कंपनी लेते हैं, लेकिन ये जितने मैंने नाम नाम लिखे हैं आप कर सकते हैं। कैन टॉपिक सेवन सेकेंडरी। एक मिनट, टॉपिक सेवन क्या था? चेंज, नहीं नहीं, इंटरनल इंफॉर्मेशन के ऊपर होगा। सेवन का कैसे एक्सटर्नल हो सकता है? सिर्फ आपकी वॉइस के अलावा या वॉइस के अलावा सवाल पूछें भाई। अच्छा, कंपनी कंपनी और कंपटीटर का ईयर एंड डिफरेंट हो सकता है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपकी कंपनी का ईयर एंड अगर दिसंबर है तो कंपटीटर जो है वो जून है, हो सकता है। इन दैट केस आप दिसंबर 23 को जून 24 से कंपेयर करेंगे, और इसी तरह फिर जून 23 को दिसंबर 22 से करेंगे, एंड सो ऑन। अगर फाइनेंशियल ईयर अलग हो सकता है। सर आई मिस द फर्स्ट 30 मिनट्स। अगर आपका पहले 30 मिनट अगर मिस भी हो गया तो यूट्यूब पे जाके ताहिर सरताज ओबी ओरिएंटेशन खोलें, आपको यही ओरिएंटेशन मिल जाएगी। अच्छा, इथिक्स में दो होते हैं, एक होता है प्रोफेशनल इथिक्स मॉड्यूल यानी कि ईपीएसएम जिसे कहते हैं, और एक होता है फाउंडेशन इन इथिक्स मॉड्यूल। आप लोगों ने ईपीएसएम करना है, इथिक्स वाला। आपने फाउंडेशन नहीं करना। और इसकी फीस वीस भी होती है, 79 पाउंड है, कितनी है? सर कोई सैंपल प्रोजेक्ट होगा, मैं आप सब लोगों को सारे को सैंपल प्रोजेक्ट दूंगा। मैं 2 महीने तक पहले बैठ कर आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको 2 रिव्यूज करूंगा आपके प्रोजेक्ट के, ठीक है? तो सैंपल में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओबीयू को सबमिट होंगे उन सबके सैंपल मिलेंगे आपको। सर माय लास्ट स्किल इज इन मार्च। ओके, देखें अगर आपका आखिरी स्किल जो है वो मार्च में है तो भी आप ओबीयू के टाइम मई में दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कितना काम साथ साथ करना होगा? हफ्ते में 3 से 4 घंटे भी अगर देते हैं तो बहुत है। लेकिन एंड में जब मैं 8 10 दिन दूंगा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, उसमें जरा थोड़ा लग के बैठना पड़ता है, टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। एआई, चैट जीपीटी, इनको हाथ भी मत लगाइएगा, अलाउड नहीं है। आप प्लेज में फंस जाएंगे उसकी वजह से। ओबीयू जो है ना, वो थीसिस सबमिट करने के बाद वो करता है, क्या नाम है, टर्निटन पे अपलोड करता है। टर्निटन जो है वो प्लेज का सॉफ्टवेयर है, जहां से आपने छपाई की होगी इंटरनेट की सोर्स या पुराने स्टूडेंट के थीसिस, जहां से की होगी वहीं से पकड़े जाएंगे मिनट के अंदर। मेंटोर की फीस क्या है, ये बातें आप इनबॉक्स में पूछें प्लीज। मेरा आई फेल्ड इन F5, विल बी री अटेम्प्टिंग फॉर मार्च। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वॉट इफ समवन इज नॉट एलिजिबल एंड स्टिल अटेम्प्ट द ओबी डिग्री है? ये क्या बात हुई? आप एलिजिबल ही नहीं है तो अटेम्प्ट कैसे करेंगे बच्चे? वॉट इफ समवन इज नॉट एलिजिबल एंड स्टिल अटेम्प्ट द ओबी डिग्री, ये पॉसिबल नहीं है ना। कैसे हो सकता है? एलिजिबल नहीं है तो मतलब कैसे करेंगे? पॉसिबल नहीं है। जी किसी और का कोई सवाल है? आप प्रोजेक्ट पे साथ साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप प्रोजेक्ट के एंड पे जाके काम स्टार्ट करें। हाँ सर, ये बाद में पूछना फिर। चैट जीपीटी नॉट अलाउड इवन इफ वी वांट टू ब्रेक डाउन सेंटेंस एंड नॉट कॉपी पेस्टिंग। ब्रेक डाउन का क्या मतलब है? आप पहली लाइन लेंगे, फिर तीसरी लाइन लेंगे, फिर छठी लाइन लेंगे, फिर आठवीं लाइन लेंगे, ये करेंगे? तो लाइन बाय लाइन कॉपी बता देगा, बेटे पहली लाइन यहाँ से उठाइए, छठी यहाँ से उठाइए, आठवीं यहाँ से उठाइए, 12वीं यहाँ से उठाइए। रीफ्रेजिंग करनी पड़ती है और सोर्स का रेफरेंस भी देना पड़ता है। ठीक है, तो चैट जीपीटी से कभी भी आप उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह आप कह रहे हैं। ठीक है, आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। और दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो आप न्यूज़ रीजनिंग लेते भी नहीं है, आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल से लेनी होती है। ये सारी बातें आगे की हैं। सेल्फ प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं, गलती मत कीजिएगा, एग्जामिनर आपको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि अगर आप जो चेक करेंगे वो उसकी फाइल कहीं ना कहीं बन जाती है, बन के सेव हो जाती है। या ओबी वाला जाके चेक करेगा, बोलेगा ये तो 100% ये अपलोड हुआ हुआ है। तो गलती मत कीजिएगा। और ओबी खुद मना करता है कि ये ना करें।
चले जी, थैंक यू सो मच, सी ऑल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अच्छा, इस वीक का क्या काम है? इस वीक का काम ये है कि जो टॉपिक 4 5 है उसके रेशोज निकाल के आपने भेजने हैं। अच्छा, मैं आपको लास्ट अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के थीसिस, लास्ट अटेम्प्ट के स्टूडेंट ने जो जिन कंपनीज पे काम किया, मैं उसकी आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा कि भाई मेरे स्टूडेंट ने इन पे काम किया है। आप कोशिश करें कि आप उसके अलावा कोई कंपनी ढूंढें, अगर नहीं मिलती तो आप इससे भी ले सकते हैं जो मैं आपको दूंगा। मैंने बताया है कि एथिक्स की लास्ट डेट जो है वो March 21 है ना, पहली स्लाइड पे लिखा हुआ था। रेशोज निकालने के लिए कंपनीज तो हो। हाँ, रेशियो निकालने के लिए कंपनी तो होंगी ना, डेफिनेटली। कंपनीज ही का फाइनेंशियल से आपने रेशियोज निकालने हैं। क्या? कैन वी डोंट ऑन आवर ओन कंपनी? ओन कंपनी का क्या मतलब है? मुझे बात समझ नहीं आई, ओन कंपनी का क्या मतलब है? देखिए, आप जो कंपनी में काम कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि ये कंपनी इन कंट्रीज की है तो हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। आप कहाँ काम करते हैं? पाकिस्तान में? पाकिस्तान से बाहर? तो पाकिस्तान से बाहर होते हैं किस कंट्री में? अच्छा, तो आप कंपनी जो लेंगे वो इंटरनेशनल वाली लेंगे या यूएई वाली लेंगे? बाहर वाली लेंगे ना, आप अब यूएई की कंपनी थोड़ी ले सकते हैं। यूएई के अंदर कौन से न्यूज़पेपर आर्टिकल के अंदर कंपनी का एनालिसिस होता है? कोई भी आपको न्यूज़पेपर मिलेगा ही नहीं। मैं यही तो कह रहा हूँ आप लोगों को हाँ, आपका अपने एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन आप कैसे आगे जाके प्रोड्यूस करेंगे? आपका अपना एम्प्लॉयर हो सकता है, एम्प्लॉयर हो सकता है, लेकिन वो एम्प्लॉयर जो है आपका, उसके न्यूज़पेपर की इंफॉर्मेशन आपने लेके डालनी है। अगर आपके न्यूज़पेपर में आपको इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल एनालिसिस में मिलती है तो आप लेके डालेंगे। और यूएई में इन यूएई का हाल जो है वो तो न्यूज़पेपर के मामले में पाकिस्तान से भी ज़्यादा बुरा है। वहां तो इन्फॉर्मेशन पब्लिश होती ही नहीं है। वहां कौन सा टाइम मैगजीन बैठा हुआ है, वहां कौन सा स्टैटिस्टा बैठा हुआ है, वहां कौन सा आपके पास जो है वो क्या नाम है, मार्केट जेलर जैसी वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं। तो आपके पास न्यूज़पेपर आर्टिकल्स यूएई वगैरह जीसीसी वगैरह में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरा सारा किया धरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। बच्चे रोते हैं बाद में जाके कि हमने ये कंपनी ले ली, अब एग्जामिनर को जाके बोलेंगे ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, वो मुंह फाड़ के आगे से मना कर देता आपने, मैंने कहा था आपको लेने को। वो स्ट्रेट आपको ये बोलेगा। तो चीज वो लें कि जिसकी आपको आगे जाके इंफॉर्मेशन मिलनी है। और कंपनी सिलेक्शन से ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपने एक गलती कंपनी सिलेक्शन में की ना, तो फिर आप उसको कैरी करते जाएंगे। वीडियो स्लाइड्स भी अवेलेबल, वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल होगी। नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे, वीडियो फॉर्म मिलेंगी। पेरेंट की बात, हाँ बिल्कुल सही, पेरेंट तो हो जाएगी। सर, लैंग्वेज का क्या रोल है थीसिस में है? क्या इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी इंग्लिश एक एवरेज है तो भी हो सकती है, बड़े पीले स्कूल वालों ने पास किया है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, उनको पता है कि आपकी सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है ना, उसको पता है कि आपको नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है। आप लोग आज तक जो एसीसी के अंदर अंग्रेजी लिख कर आए हैं, क्या वो किसी गोरे की अंग्रेजी है? नहीं। फिर भी आप पास हुए हैं ना। तो ओबीयू को पता है, मतलब ये गोरे को पता होता है कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। वो आपको एक एक इस चीज का मार्जिन रखता है, और ये सब जगह रखा जाता है। वरना खुदा ना खास्ता आप अपनी इंग्लिश दोबारा खुद बैठ के पढ़ लें, गलती से जो आपने एग्जामिनर में लिखी है, मैं लिख के देने को तैयार हूं, आपको खुद को नहीं समझ आएगी आपने क्या लिखा था। मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है ना। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है कि आप जो हमारी अपनी जो इंग्लिश होती है वो, जो और दूसरा वो एग्जाम कंडीशन में तो और ज्यादा खतरनाक होती है। फिर जी, आई डिड नॉट कंप्लीट द ईपीएसएम मॉड्यूल टिल नाउ। भाई कर सकते हैं। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, March 21 लास्ट डेट है एथिक्स मॉड्यूल को मुकम्मल करने की। ठीक है जी, चले, थैंक यू सो मच, सी ऑल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, थैंक यू, टेक केयर।